तो आज की इस लेक्चर में गाज एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। गाज एलिमिनेशन मेथड को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो 3x3 आर्डर वाले होते हैं, उसको आमतौर पर क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड वगैरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से हम गाज एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। और गाज एलिमिनेशन मेथड में हमें एक बात याद रखनी होगी कि ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इसको पाइवट एलिमेंट्स कहते हैं। इन पाइवट एलिमेंट्स की नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं हमें इनको ज़ीरो करना होगा। यानी अगर ये मैट्रिक्स हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो अब जब 1, 3 और 6 ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, इसकी नेचर 2 है, 3 है और 7 है। तो हमें इस 2, 3 और 7 को ज़ीरो करना होगा। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स को हम एक साथ लिखते हैं। जब हम इसको एक साथ लिखी तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो अब हम इस 2 को कैसे ज़ीरो करेंगे? तो ये 2, 3 और 7 को हम इन पाइवट एलिमेंट्स के ज़रिए ज़ीरो करेंगे। यानी यहाँ पर अब पाइवट एलिमेंट्स 1 है। अगर ये 1 हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ये अब इसकी जगह कोई 2 हो या 4, 8 इस तरह कोई एलिमेंट्स दिया गया हो तो फिर हम उसमें रीअरेंजमेंट करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 1 होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके ज़रिए हम इस 2 को ज़ीरो करते हैं और इस 3 को भी ज़ीरो करते हैं। यानी डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम पाइवट एलिमेंट्स की मदद से ज़ीरो करते हैं। अब इस 2 को हम कैसे ज़ीरो कर सकते हैं? तो 2 को हम इस तरह ज़ीरो कर सकते हैं कि अगर हम R2 से 2R1 को माइनस करें, यानी अगर इस सेकंड वाले रो से हम 2R1 को माइनस करें, यानी अगर यहाँ पर 2 है तो R2 की जगह हम 2 लगा सकते हैं और -2। अब R1 1 है तो इस 2R1 तो 2 - 2 = 0। तो इस वजह से ये ज़ीरो हो सकता है अगर हम R2 से 2R1 को ज़ीरो करें। किसी भी तरीके से हमें इस 2 को ज़ीरो करना था तो हमने ये तरीका इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ना कि R2 ये क्या है। यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि R2 - 2R1। तो R2 की जगह हम 3 लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और 2 R1 अब क्या है? R1 हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो वही सेम वाला फार्मूला है कि R2 - 2R1। तो अगर हम लगा दें R2 की जगह R2 - 2R1, तो अगर हम R2 की जगह लगाए 5 और अगर हम लगा दें -2 R1 की जगह हम अगर 3 लगा दें तो इससे आ जाएगा -1, यानी इससे भी -1 आता है। और अब इसको करेंगे तो अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि इससे क्या आता है? तो 7 - 3R1, तो 7 माइनस और 3 2 आर 6, तो 7 - 6 इससे आ जाएगा 1 और इसको हम अपनी जगह पर लिख देंगे। तो अब ये पाइवट एलिमेंट्स है, उन पाइवट एलिमेंट्स के नीचे एक एलिमेंट्स 0 हो गया। अब हमें 3 को ज़ीरो करना होगा और 3 के बाद हमें 7 को ज़ीरो करना होगा। तो 3 को हम कैसे ज़ीरो कर सकते हैं? 3 को हम इस तरह ज़ीरो कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर लगा दें कि R3 - 3R1, यानी अगर हम R3 रो नंबर 3 को 3R1 से माइनस करें तो ये 3 जो है ये 0 हो जाएगा। तो इसको तो हम अपनी जगह लगाते हैं 1 2 3, क्योंकि इसके साथ हमारा कोई काम अभी नहीं है। इनको 0 -1 और इसके साथ ये 1। अब R3 - 3R1 यानी R3, इसकी R3 की जगह अगर हम 3 लगा दें माइनस करें 3, R1 क्या है? 1 है तो इससे 1, तो 3 - 3 से 0 आ जाएगा, यानी इसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं। अब इसकी जगह क्या लगा देंगे? तो इसकी जगह लगाएंगे यानी ये R3 - 3R1, तो R3 अब क्या है? यहाँ पर R3 अब यहाँ पर 7 है
तो 7 माइनस 3, R1 क्या है, R1 2 है, तो इसकी जगह 2 लगाएंगे, तो 7 माइनस 6, इससे आ जाएगा 1, इससे आ 7 माइनस, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 6 क्या है, 6 R3 है, तो 6 माइनस 3 R1 यानी 6 माइनस R3 माइनस 3 R1, तो 6 माइनस 3, अब R1 क्या है, R1 यहाँ पर 3 है, तो 3, तो 6 माइनस 9 आ जाएगा, तो 6 माइनस 9 से आता है -3, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब ये -4 जो है ये R3 है, तो -4 माइनस और 3 R1, तो 3 3 9 और -4, तो इससे आ जाता है -4 माइनस 3 और 3, तो -4 माइनस 3 3 9, तो इससे आ जाएगा -13, तो इसको हम इसी तरह सीख सकते हैं। अब हमें इस 1 को 0 करना होगा, ये 2 तो ऑलरेडी 0 हो गए, तो चले अब सीखते हैं कि इस 1 को कैसे 0 करते हैं। तो अगर हम लिख के हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है कि 1 2 3 0 -1 -1 0 1 -3 3 1 -13, तो अब हमें इस 1 को 0 करना होगा, क्योंकि ये पाइवट एलिमेंट्स के नीचे ये ट्रू एलिमेंट्स तो ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, लेकिन अब हमें इस 1 को 0 करना होगा। तो इस 1 को हम इस तरह 0 कर सकते हैं कि अगर हम R3 के साथ R2 को प्लस करें तो ये 1 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो, ये कैसे हो जाएगा, तो अगर हम R3 को इस R1 R2 के साथ प्लस करें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इस 1 को इस एलिमेंट्स के ज़रिए तो 0 नहीं करना है, लेकिन हमें अब इस 2 के -1 के ज़रिए 0 करना है, क्योंकि ये पाइवट एलिमेंट्स था, लेकिन इसकी मदद से तो हमने 2 एलिमेंट्स को ऑलरेडी 0 किया है। इस -1 को अब हम इसके साथ 0 करेंगे, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लगाना है यहाँ पर, तो इसको हम सीख सकते हैं। अगर हम R3 लगाए यहाँ पर, तो ये तो अपनी जगह आ जाएगा, ये 1 2 3 और 3 0 -1 और 1 और 0, तो ये 1 अगर हमें देखना होगा कि R3 क्या है, 1 है, प्लस, तो अब ये -1 है, तो -1 तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसी वजह से हमने यहाँ पर प्लस लगाया, बाकियों के साथ हमने माइनस लगाया था, लेकिन यहाँ पर प्लस लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 1 जो है पाइवट एलिमेंट्स के नीचे ये 1 है, और हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, तो यहाँ पर हमने 1 लगा प्लस लगाया, तो इस वजह से ये 0 हो गया। अब -3, इस -3 की जगह हम क्या लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि R3 प्लस R2, तो -3 प्लस -1, तो -3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -1 नो -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा -13, यानी R3 -13 है, तो -13 प्लस R1, तो -13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -13 प्लस 1 इससे आ जाएगा -12। तो अब हमने देख लिया कि ये पाइवट एलिमेंट्स थे और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 किया हुआ है, इस 0 ये 0 और ये 0 ये 0 हो चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, तो इस फॉर्म को हम इक्लोन फॉर्म भी कह सकते हैं, इक्लोन फॉर्म। तो जब डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाए तो इसको हम इक्लोन फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब हमें एक्स वाई, और जैसे कि हमने कहा था कि हम इसकी मदद से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को निकालते हैं, तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी कि बाय बैकवर्ड हम लिखेंगे कि बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन,
तो बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लिख सकते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसके साथ वो x था, इसके साथ y था, इसके साथ वो z था। यहाँ पर इसको हमने अलग लिखा हुआ था, ये इसके साथ थे। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये इसके साथ थे। तो अब हम लिख सकते हैं कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम नीचे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0x प्लस 0y माइनस 4z इज इक्वल टू -12। यहाँ पर -12 है। तो अगर हम देखें तो इससे आ जाएगा -4z, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे। -4z इज इक्वल टू -12। तो इससे हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आ जाएंगी 3। तो अब z की वैल्यू आ गई 3। अब हम इसके बारे है, पहले हमने इसको किया फिर इसकी, अब इसके बारे है। तो ये भी आ जाएगा 0x माइनस 1y माइनस 1y इज इक्वल टू 1, सॉरी -1z इज इक्वल टू 1। तो इससे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बचता है कि -1y माइनस, अब z की जगह हम यहाँ पर लगा देंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, क्योंकि अब यहाँ आ जाता है तो ये साइन चेंज करता है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -4। अब इसके बारे है, अगर हम इसको यहाँ पर करें तो इससे आ जाता है 1x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। अब x को हमने मालूम करना है और प्लस 2y की वैल्यू का क्या है, तो ये है -4 प्लस 3, z की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3। तो x आ जाएगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो इससे आ जाता है +1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 -1। तो x की वैल्यू आ जाती है 2। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। z की वैल्यू है 3 और यहाँ पर y की वैल्यू है -4 और ये x की वैल्यू जो है ये है 2। तो x की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू है -4 और z की वैल्यू है 3। तो पहले हमें गाज एलिमिनेशन मेथड में इस तरह करना पड़ता है कि ये जो 5 ऑड एलिमेंट्स है, इससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हमें ज़ीरो करना पड़ता है। तो जब हम इसको ज़ीरो करते हैं इन एलिमेंट्स की मदद से और फिर हम उसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें हमारे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो आसानी से मिल जाती है। तो ये था कुछ गाज एलिमिनेशन मेथड के बारे में।